we are going to start central bank. Very interesting. What is the central bank? It is the apex bank. Apex is the supreme bank that regulates, operates, overall controls the monetary system in the economy. यानी एक ऐसा बैंक बिल्कुल सेंट्रल बैंक होगा जो पूरी इकोनॉमी में जो हमारी मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना, उसको ऑपरेट करना, मॉनेटरी सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे अमेरिका में भी हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसकी एस्टैब्लिशमेंट 1935 एक्ट के में हुई थी। तो मैं आज आपको शुरू करने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम होते हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको कहूंगी अपनी अपनी पॉकेट का कोई भी करेंसी नोट निकाल के देखिए। आप उसमें देखेंगे सेंट्रल बैंक की जो अथॉरिटी है, जो आरबीआई गवर्नर है, उनकी साइन होंगे। यानी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो वो फंक्शंस है वो है इशूइंग ऑफ नोट्स। यानी हर इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है, इट हैज सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द पेपर करेंसी। इसके पास ये सोल अथॉरिटी होती है जो पेपर नोट्स को इशू करने का राइट्स रखती है। और इशूइंग ऑफ नोट्स, लेकिन जैसे इंडिया है, इंडिया में आरबीआई आप नोट देख लीजिए, ₹2 का, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000, इसकी जो इशूइंग ऑफ नोट्स है वो आरबीआई के, एक्सेप्ट कॉइन्स एंड ₹1 नोट, except coins and ₹1 नोट। इसके अलावा जो भी हमारा जो राइट होता है नोट इशू करने का, वो राइट होता है हमारा सेंट्रल बैंक के पास। इसमें हमारे इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम एक मोनोपोली राइट देते हैं, हम क्यों किसी एक ही अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी एक ही अथॉरिटी को ही राइट देती है। सबसे पहला इसका एडवांटेजेस है, इससे पूरी इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जैसे आपकी और मेरे जेब में या हमारे वॉलेट में, हमारे पर्स में एक जैसी ही करेंसी नजर आएगी। अगर आप सोचो, आप सारे कमर्शियल बैंक को आप ये राइट दे देते हो कि चलो आप अपने अपने नोट इशू कर लो, एसबीआई, पीएनबी, आईओबी, आईसीआईसी, कितनी मिस हो जाएगा। पूरी इकोनॉमी में नोट ही नोट दिखेंगे, वो भी डिफरेंट। नहीं, अगर आप एक अथॉरिटी को आप राइट देते हैं तो उससे पूरी इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। नंबर 2, इससे पूरी इकोनॉमी में पब्लिक फेथ, लोगों का फेथ बना रहता है। हमें अपनी करेंसी के ऊपर फेथ होता है कि हम wherever we go, कोई भी इसको लेने से मना नहीं करता। तीसरा है, इससे गवर्नमेंट को भी बहुत हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट को भी मनी सप्लाई पे कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ही अथॉरिटी को राइट दिया हुआ, गवर्नमेंट के कहने पर ये नोट इशू करता है, तो गवर्नमेंट को भी मनी सप्लाई कंट्रोल करने में हेल्प रहता है। नंबर 4 है, इसमें सेंट्रल बैंक के पास एक अथॉरिटी है, तो वो भी जब मर्जी इसमें डेलीकेट हो जाता है कि जब मर्जी उनको लगता है नोट ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी नोट ज्यादा इशू करने हैं, ज्यादा कर सकता है। जब उसे लगता है कम, तो कम कर सकते हैं। और फिर है हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारी वैल्यू स्टेबल है वो हमारी वैल्यू मेंटेन रहेगी। इंटरनल वैल्यू यानी जो हम फॉरेन करेंसी के साथ जब अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो वो वैल्यू भी तो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ये है हमारा इशूइंग ऑफ नोट्स, यानी कि एक्सेप्टिंग कॉइन एंड ₹1 नोट। इंडिया में हमारे जो नोट है वो आरबीआई इशू करता है, इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द करेंसी। और इसकी वजह से पहला एडवांटेजेस है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। नंबर 2, पब्लिक फेथ, लोगों का अपनी करेंसी के ऊपर बहुत विश्वास रहता हो। आपने देखा हुआ 8 नवंबर 2016 को जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस दिन हमारा कितना हम एक अजीब सा फील कर रहे थे कि आज हमारे वही जो जिसपे हम इतना फेथ करते थे 500, 1000 की नोट, आज से वो फिएट लीगल मनी नहीं होंगे। क्योंकि आरबीआई जो भी या सेंट्रल बैंक जो भी मनी इशू करता है उसे हम कहते हैं फिएट मनी। फिएट मनी दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज मनी विच इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसको कोई भी लेने से मना नहीं करता, हमारा एक फेथ होता है, ये फिएट मनी होती है, इसको कोई भी, सब इस पे बहुत फेथ रखते हैं। और इसकी तीसरा इसका एडवांटेजेस है, गवर्नमेंट को भी ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है एक्सटर्नल और इंटरनल। और एक और बेनिफिट भी है इसमें है कि नोट इशू करना एक बहुत प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम है, क्योंकि नोट इशू करने में गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का बैंक है उसको इतनी कॉस्ट नहीं उठानी पड़ती। तो ये जो इतना सारा प्रॉफिट आता है उसको फिर इकोनॉमी की सोशल वेलफेयर में लगाया जाता है। अब मान लीजिए आप ये राइट आप कमर्शियल बैंक को देते
तो कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न करने के लिए पता नहीं कितनी सारी करेंसी इशू करता रहता, तो इसलिए, और वो तो अपने प्रॉफिट अर्न के लिए काम करता है ना, इसलिए हमने ये अथॉरिटी दी हुई है, सिर्फ सेंट्रल बैंक को मिलती है, ताकि वो इसका जो बेनिफिट है वो सोशल वेलफेयर में लगाए। पहला था इशूइंग ऑफ नोट्स। सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं हम इसको, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। नाम से क्लियर थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है कि गवर्नमेंट का ये बैंक है। हमारा जो पब्लिक है उनका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो कमर्शियल बैंक के साथ होता है। हम आम लोगों का रिलेशन, जो हम कोई भी कॉन्टेक्ट है या हम अपना अकाउंट हम अपना सेंट्रल बैंक में नहीं खुला सकते। जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का जो अपना बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। मैं अपना अकाउंट कहाँ खुलवाऊंगी बच्चों, आप बताओ? हम खुलवाएंगे हम अपना कमर्शियल बैंक में। ऐसे ही गवर्नमेंट का जो है वो अकाउंट कहाँ खुलेगा? सेंट्रल बैंक में। तो ये गवर्नमेंट के लिए 3 काम करता है, एज ए बैंकर, एज एन एडवाइजर, ध्यान से सुनेंगे, एज एन एडवाइजर एंड एज एन एजेंट। पहले मैं आपको एज ए बैंकर बताती हूँ। एज ए बैंकर मैंने अभी भी बताया, सबसे पहले ये गवर्नमेंट का करंट अकाउंट ओपन करेगा, समझते हैं ना? करंट अकाउंट होता है जहाँ पर आप अपने सारे पैसे को अपने रख सकते हैं। नंबर 2, ये गवर्नमेंट की तरफ से सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स आती हैं उसकी तरफ से जितनी पेमेंट करनी है वो करेगा, ठीक है। नंबर 3, ये गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर सकता है 90 डेज के लिए, शॉर्ट टर्म करता है सिर्फ, और वो भी विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये गवर्नमेंट की एज ए थिंग काम करता है, एज ए बैंकर, एज एन एडवाइजर, एज एन एजेंट। एज अ बैंकर ये गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करता है, उसकी तरफ से जितने भी से पैसे आते हैं उनकी तरफ से रिसीट्स एंड पेमेंट करना और गवर्नमेंट को लोन देना, बट ये गवर्नमेंट को 90 डेज से ज्यादा का लोन नहीं देता। अब आता है एज एन एडवाइजर। एज एन एडवाइजर का मतलब गवर्नमेंट को जब भी किसी फाइनेंशियल मैटर पे कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो वो सेंट्रल बैंक उसको एडवाइस देता है। किसी भी फाइनेंशियल मैटर पे जब भी गवर्नमेंट को, जैसे आजकल आपने देखा हो गवर्नमेंट हमारी जो इकोनॉमी है कोविड की वजह से काफी रिसेशन में जा रही है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको टाइम टू टाइम उसको सलाह लेते हैं कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू अपग्रेड आवर इकोनॉमी। तो ये होती है हमारी एज एन एडवाइजर। और तीसरा है एज एन एजेंट। एज एन एजेंट होता है किसी के बिहाफ पर काम करना। तो एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इट सेल एंड परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरी ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को या तो सेल करेगा या परचेज करने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। गवर्नमेंट खुद तो अपने काम नहीं करेगी ना, जाकर मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज तो नहीं बेचेगी ना, तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर एज एन एजेंट काम करता है। एक बार दोबारा बताती हूँ स्टूडेंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। ये गवर्नमेंट के 3 काम करता है, गवर्नमेंट के लिए 3 काम करता है, एज ए बैंकर, एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर। एज अ बैंकर फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करता है। नंबर 2, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिसिप्ट, जितनी रिसिप्ट आती है, जितनी भी पेमेंट देनी है, किसी को कोई भी लेना देना है, ये गवर्नमेंट ने कहा ना ये गवर्नमेंट का बैंक है। जैसे मेरा बैंक मेरे लिए काम करता है, ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए सारे काम करता है। और अगर मुझे मान लो लोन चाहिए तो मेरा कमर्शियल बैंक मुझे लोन देगा ना, तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन दे सकता है। एज एन एडवाइजर, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल मैटर पे कोई भी एडवाइस चाहिए होती है उसको एडवाइस करता है। और एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इट सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब हमारा 2 फंक्शन हो चुके हैं, अब हम तीसरा फंक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम, अरे बाबा, बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक। इसकी इंट्रोडक्शन बताती हूँ। ये गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल बैंक है ये सभी बैंकों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है। किसी को नया बैंक खोलना है तो भी उसको लाइसेंस चाहिए, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल बैंक से। कोई 2 बैंक मर्ज होना चाहते हैं तो भी किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्ल बैंक। एक्सपेंड करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी बैंक को अपनी नई ब्रांचेस खोलनी है कहीं पर, तो भी कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी? ये ओवरऑल कमर्शियल बैंक की
सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो एज ए बैंकर्स बैंक में आपको मैंने अभी इसकी इंट्रोडक्शन बताई, और ये बैंकर्स बैंक के लिए सबसे पहले ये एक काम करता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब है कि हर बैंक को अपनी एसेट का, अपनी टाइम डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज किसके पास रखना होता है, सेंट्रल बैंक के पास। इसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो, कि हर कमर्शियल बैंक को अपनी जो भी उसके पास एसेट है मिनिमम, या मिनिमम परसेंटेज अपनी एसेट और टाइम डिपॉजिट का जो होता है वो एक परसेंटेज डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का उसको अपने सेंट्रल बैंक के पास रखना ही होता है। दूसरा आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, काफी बार ये क्वेश्चन अलग सा ही आता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर आप इसका मीनिंग समझेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगी। जैसे एक छोटी सी है कि एक बेटे को फीस मिली ट्यूशन फी पे करने के लिए 2000 रुपीज। उसके पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे और पापा ने उसको 2000 रुपीज दे दिए। वो लड़का बाहर गया, उसके फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, फीस तो मैं दे ही दूंगा, लेट वी एंजॉय। तो 2000 पे मान लीजिए उसकी खर्च हो गए, कोई भी ऐसे खर्च हो गए। लेकिन जब उसको बाद में लगा कि नहीं मेरे पास तो पैसे कम है, तो वो पहले तो कोशिश करता है अपनी मम्मी, अपनी फ्रेंड, अपने भाई, सबसे पहले कोशिश करेगा कि मेरे पैसे अरेंज हो जाए। बट अगर मान लो वो 2000 रुपीज अरेंज नहीं कर पाता तो एट लास्ट उसको कहाँ जाना पड़ेगा, अपने पापा के पास। सेम स्टोरी अप्लाई ऑन द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास कभी कभी उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, वो ओवर लोन दे देता है, उसके पास इतने रिजर्व नहीं होते जितना वो लोन क्रिएट कर चुका होता है। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, फर्स्ट इट ट्राई टू एकोमोडेट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। पहले वो ट्राई करता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से एकोमोडेट करे, कहीं बाहर से ट्राई करे। बट व्हेन इट फेल्स, ध्यान से सुनिए, एनी कमर्शियल बैंक फेस कमर्शियल बैंक फेस एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, तो firstly it tried to accommodate from external sources. When it fails, जब वो फेल हो जाता है, then at last it approached to the central bank. लास्ट में उसको आखिर तक आके किससे मिलना पड़ता है, सेंट्रल बैंक में, और सेंट्रल बैंक उसको अपने जो उसके कैश रिजर्व के बिहाफ पर उसको लोन प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है तो एट लास्ट उसको हेल्प करने वाला कौन होता है, सेंट्रल बैंक। थर्ड आता है स्टूडेंट हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बहुत सिंपल है क्लियरिंग हाउस। इसको मैं डायरेक्टली ना बढ़ाकर थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए दो बैंक है, ए और बी, ठीक है। ए के पास बी को देने के लिए 10,000 का है, देना है उसने, और बी ने ए को पेमेंट करनी है 25,000 की। अब ऐसा दिन में कितने सारे चेक आते हैं, कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। अब दोनों का जो अकाउंट है वो सेंट्रल बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक कीप द ऑल द अकाउंट। अब क्या होगा, अब ए ने बी को देने थे 10,000, बी ने देने थे 25,000। तो अब क्या करिए, लास्ट में जो 15,000 ए के अकाउंट में प्लस हो जाएंगे और बी के अकाउंट में 15,000 माइनस हो जाएंगे, विदाउट मनी कैश ट्रांजेक्शन, बिना कैश ट्रांजेक्शन के। जब मनी को जो क्लियरिंग हाउस कर दिया, उनके अकाउंट में प्लस माइनस कर दिया, इट इज डन बाय सेंट्रल बैंक। क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास तो हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट होता है, तो आप समझ गए ना कि दोनों बैंक की जो क्लियरिंग है वो कौन कर देगा, सेंट्रल बैंक, विदाउट द कैश ट्रांजेक्शन। तो एक बार वो देखते हैं बैंकर्स बैंक में हमारे इसमें 3 काम हुए, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एंड क्लियरिंग हाउस। अगर इसके साथ एंड सुपरवाइजिंग आ जाए तो एज ए सुपरवाइजर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के सुपरवाइजर हैं, तो आपका काम होगा कि देखिए सारे वर्कर्स काम ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही सेंट्रल बैंक का काम होता है कि क्या कमर्शियल बैंक सारी मेरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है। ये हर बैंक के ऊपर अपना एक सुपरवाइजिंग रखता है। और मैंने अभी आपको बताया, कोई भी न्यू बैंक खोलना हो, 2 बैंक मर्ज करने हो, किसी को एक्सपेंड करनी है अपनी ब्रांचेस, तो भी किसी को करेगा सेंट्रल बैंक। तो आपने 3 मेन फंक्शंस देखे सेंट्रल बैंक के। पहला था इशूइंग ऑफ नोट्स, यानी किसी
भी इकोनॉमी में जितने भी करेंसी होती है उसको सोल अथॉरिटी रखता है सेंट्रल बैंक, यानी कि इसके अलावा कोई भी नोट इशू नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है। और उसके मैंने एडवांटेजेस बताया, इससे हमारी पेपर करेंसी यानी पूरी इकोनॉमी में इशू यूनिफॉर्मिटी रहती है, पब्लिक फेथ मेंटेन रहता है, और गवर्नमेंट को भी इससे मनी सप्लाई पे कंट्रोल करने में हेल्प रहती है। और उसके बाद है बैंकर्स बैंक, ये गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के लिए सॉरी बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक है। ये गवर्नमेंट के लिए 3 काम करता है, एज ए बैंकर, एज एन एडवाइजर, एज एन एजेंट। एज ए बैंकर ये करंट अकाउंट ओपन करेंगे जो भी गवर्नमेंट है। नंबर 2 क्या बताया आपको मैंने, जितनी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है गवर्नमेंट की करेगा और गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराएगा। एज एन एजेंट में उनकी तरफ से गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज को सेल परचेज करेगा। एज ए एडवाइजर ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। एंड लास्ट बताया बैंकर्स बैंक, ये बैंकर्स बैंक के अंडर 3 काम करता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।